नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित अपने आवास पर जर्मनी से आए प्रतिनिधियों के साथ करीब पौने घंटे बैठक की। इस बैठक में ऑर्गेनिक खेती, फूड प्रोसेसिंग सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जर्मनी और भारत ऑर्गेनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग में मिलकर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए भी कई विषयों पर बातचीत हुई। क्षेत्र में जर्मन पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन उनके फॉरेन पॉलिसी मिस्टर जनरल हेड के नेतृत्व में चल रहा और कई विषयों पर हमसे बातचीत हुई कि भारत जर्मनी के अतिरिक्त संबंध कैसे बढ़ाए जाए। अभी हमारे यहाँ नेशनल समिट होने वाली है, निवेश बढ़ाने के लिए कैसे साथ साथ काम किया जाए, किस तरह प्रोग्राम ये। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवान ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कम 3 सीटों पर तो जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया कि यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए तो राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ऐसे में जनता चुनाव में भाजपा को हराकर जवाब देगी। हरिद्वार जनपद में अवैध शराब को लेकर जिला आबकारी विभाग द्वारा 10 अगस्त से 20 अगस्त तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि हरिद्वार जनपद में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग द्वारा 10 अगस्त से 20 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर और रुड़की के कई क्षेत्रों से 2000 लीटर कच्ची शराब, 20,000 लीटर लहन और कई अवैध भट्टियों को नष्ट किया जा चुका है। इनका कहना है कि अवैध शराब पर कार्रवाई करने में विभाग को काफी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घने जंगलों में अवैध शराब माफियाओं द्वारा कार्य किया जाता है, मगर उसके बावजूद भी हमारे द्वारा लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध कच्ची और अवैध स्रोतों की शराब पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी आयुक्त श्री सेमवाल और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक विशेष फोकस कर रहे हैं। और इसमें हमने लक्सर के क्षेत्र को और रुड़की के क्षेत्र को और हरिद्वार ग्रामीण को फोकस किया है। पिछले सप्ताहों में हमने जो काम किया है उसमें हमने करीब 20,000 किलो के ऊपर लहन नष्ट किया है। तो जिला आबकारी विभाग अभियान चला रहा है, जहां पर 20,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रम के ड्रम जो है नष्ट किए जा रहे हैं। अवैध शराब को लेकर ये अभियान जारी है और जहां पर भी अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है उसको रोकथाम की जा रही है। तो हालांकि 20,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया, उसको बहा दिया गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध शराब का धंधा बदस्तूर जारी है। तो आबकारी विभाग की तरफ से ये पहल की गई है। उत्तराखंड में बारिश भारी तबाही मचा रही है। बीते दिनों
महामंडलेश्वर धाम स्थित राशि गोंडार पुल जलमग्न हो जाने से वहां सैकड़ों यात्री फंस गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने बचाव एवं राहत कार्य शुरू कर दिया। अब तक वहां से 128 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू अभियान अभी जारी है। बता दें कि 11,473 फीट ऊंचाई पर स्थित महामंडलेश्वर धाम में राशि गोंडार पुल सोमवार को पानी में समा गया। इसके चलते महामंडलेश्वर धाम सहित यात्रा पड़ाव का संपर्क गोंडार गांव से टूट गया। इसके चलते वहां 100 से 150 लोग फंस गए। लोगों ने एक वीडियो जारी कर सरकार से मदद मांगी और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सूचना पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची। बचाव दल ने मंगलवार को करीब 52 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बुधवार को मौसम साफ होने पर महामंडलेश्वर घाटी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। महामंडलेश्वर धाम से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर नीचे नानून नामक स्थान पर स्थानीय लोगों और महिलाओं की मदद से वैकल्पिक और अस्थायी हेलीपैड तैयार किया गया है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती देवी की नामांकन सभा को संबोधित करने सूबे के सीएम धामी बागेश्वर पहुंचे। ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास की आकांक्षाओं और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर से बीजेपी ने पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। स्वर्गीय चंदन रामदास ने बागेश्वर के लोगों की दास बनकर सेवा की। हम सभी को चंदन रामदास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। सभी आए हुए प्रकार से इस क्षेत्र में स्वर्गीय चंदन रामदास जी को लोगों ने अपना हमेशा समर्थन दिया। चारों चुनाव में उनको यहाँ से अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया और इस क्षेत्र में चूंकि उनका दुखद निधन हुआ, उसके बाद ये चुनाव आया है। आज जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य एक परिवार की जननी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उत्तराखंड भाजपा कार्यालय में भाजपा के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। इस दौरान वहां टिहरी गढ़वाल की सांसद माला राज्य, लक्ष्मी शाह और पार्टी के विधायक के साथ साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास का नामांकन किया। नामांकन के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उपस्थित थे। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास का कहना है कि मैं अपने पति पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि बीजेपी बड़े अंतर से बागेश्वर का उपचुनाव जीतेगी। कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस सत्ता के लालची लोगों को टिकट देकर अपनी साख बचाने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है और हमने उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को टिकट दिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि और मैं हर चैनल में ये बात कहता हूं कि 3 सबसे बड़े कारण हमारे जीतने के चंदन रामदास जी का जो लोगों से यहाँ पे रिश्ता रहा है, जो उनका प्यार लोगों की तरफ रहा है और लोगों परिवार उनके परिवार को लोगों ने प्यार दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति है, और तीसरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम करके 1.5 साल में जो उनका नेतृत्व रहा है, ये 3 हमारे सबसे बड़े कारण रहेंगे चुनाव जीतने के। आज नामांकन का दिन है और जिस प्रकार का उत्साह बागेश्वर की जनता के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से चंदन रामदास के कार्य का प्रभाव है। प्रत्याशी घोषणा के बाद से ही पूरे बागेश्वर के अंदर एक उत्साह का वातावरण था, कार्यकर्ता उत्साहित है।
बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पार्वती देवी ने अपना नामांकन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बागेश्वर उपचुनाव से जुड़े राजनीतिक समीकरणों पर मीडिया से बातचीत में कहा कि दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के अधूरे कामों को अब उनकी पत्नी पार्वती दास पूरा करेंगी। से कहिए कि हमारे साथी जो हमारे सहयोगी मंत्री रहे हैं चंदन रामदास जी, उनके निधन के बाद उपचुनाव वहाँ हो रहा है और आज हमारी वहाँ की प्रत्याशी यानी कि उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। बहुत अच्छे ढंग से वहाँ नामांकन उनके द्वारा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में इस समय वहाँ पे लोग उनको सुनने के लिए, हमारे नेताओं को सुनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ हैं, हमारे अनेकों मंत्री वहाँ पे हैं। यहाँ पर सड़क पूरी होगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कहा कि चंपावत के अंदर ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हुई थी और अगला पड़ाव बागेश्वर उपचुनाव को लेकर है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव एक तरफा है, सिर्फ और सिर्फ जीत का अंतर बढ़ाने की बात है। गणेश जोशी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि एक भारी मतों के साथ पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी और विजयी होगी। चंपावत के अंदर ऐतिहासिक विजय मिली मुख्यमंत्री जी की। अब उन्हीं के नेतृत्व में बागेश्वर चुनाव एक तरफा है, सिर्फ जीत का मार्जिन बढ़ाने की बात है। मुझे पूरा भरोसा है एक बड़े भारी मार्जिन के साथ बागेश्वर उपचुनाव को लेकर महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा बेनकाब होगा। भाजपा नेताओं को अंकिता भंडारी मर्डर केस में जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी बताया होगा कि वो वीआईपी कौन था। साथ ही पेपर लीक घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के नाम इस घोटाले में शामिल हैं और इस पर उनकी जवाबदेही बनती है। इस कमरे में क्या करें? ये शाम अभी प्रेस का इंतजाम करो। एक काम, दूसरा काम, बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी को अंकिता भंडारी हत्याकांड में का वीआईपी कौन, उसका जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता का जवाब देना पड़ेगा और अग्निवीर किस तरीके से उत्तराखंड के नौजवानों के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों, उसका जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर बीजेपी सरकार लोगों को बेरोजगार कर रही है और उनके आशियाने उजाड़ रही है। और वहीं दीपक बलूटिया का कहना है कि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक केवल नौटंकी कर रहे हैं। हाईकोर्ट में जब हाईवे के किनारे वन भूमि और पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर पीआईएल दाखिल की गई थी, तब सरकार ने हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी क्यों नहीं की और आज मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है कि सरकार बताए कि क्या वे हाईकोर्ट के फैसले को बदल सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आने के बाद भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री और भाजपा को डर सताने लगा वोटों का। जो प्रभावित परिवार हैं उनको सिर्फ ये एहसास कराने के लिए कि भाजपा आपके साथ है, तो एक फोटो सेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए, फूल भेंट करते हुए ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा जो है प्रभावित परिवारों के साथ है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था
जिस पर जो वन भूमि, वन पंचायत भूमि या बंजर भूमि नैनीताल ये जो हाईवे से जो लगे हुए दुकान के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अतिक्रमण हटाने को लेकर के। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जर्मनी से आए डेलीगेट्स के साथ बैठक की। साथ ही मिलेट्स और मोटे अनाज को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को विश्व स्तर तक ले जाने के लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कोशिश कर रही है कि कृषि उत्पादों को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान मिल सके, जिसके लिए इस तरह की बैठकें आगे भी की जाएंगी। जर्मन पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन उनके स्पोक्समैन फॉरेन पॉलिसी मिस्टर जनरल हर्ट के नेतृत्व में मुझसे मिला और कई विषयों पर उनसे बातचीत हुई कि भारत जर्मनी के औद्योगिक संबंध कैसे बढ़ाए जाएं। अभी हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट होने वाली है, निवेश लाने के लिए कैसे साथ साथ काम किया जाए और जर्मनी ऑर्गेनिक के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी आगे। तो जैविक उत्पादों को लेकर चर्चा की गई, इन्वेस्टर समिट को लेकर यहां पर चर्चा हुई और आपको बता दें कि जर्मनी डेलीगेट्स के साथ ये बैठक हुई है, जिसमें कि ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर चर्चा की गई। देहरादून से तस्वीरें आप देख रहे हैं, डेलीगेट्स की मीटिंग थी जिसमें कि किस तरीके से जो प्राकृतिक चीजें होती हैं उसको लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। रविवार रात्रि सोल घाटी के ब्रह्मताल में बादल फटने से प्राणमती नदी के उफान में थराली सूना को जोड़ने वाला मोटर पुल समेत रतगांव को जोड़ने वाला मोटर पुल भी बह गया था। प्राणमती नदी की इस तबाही से थराली और सूना गांव के ग्रामीणों का संपर्क देश दुनिया से पूरी तरह कट गया, जिससे इन ग्रामीणों के ऊपर खाद्यान्न संकट के साथ ही बीमारी की हालात में अस्पताल पहुंचने तक का रास्ता नहीं रह गया है। वहीं तहसीलदार थराली के नेतृत्व में आवागमन के लिए मार्ग खुलवाने का कार्य किया जा रहा है ताकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न संकट से ना जूझना पड़े। तो ब्रह्मताल में बादल फटने के बाद जो तस्वीरें आपने देखी वो बड़ी भयावह तस्वीरें थी और रतगांव को जोड़ने वाला जो मोटर पुल था वह बह गया और गांव के लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिन लोगों को बादल फटने के बाद जो दिक्कतें हुई हैं उससे लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि जो पुल था वो ढह गया, उसके बाद आवाजाही जो है उनकी खत्म हो गई और उसके बाद वो दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। तो वो मार्ग ढूंढ रहे हैं, कोई वैकल्पिक मार्ग उन्हें मिले जिससे कि उनकी आवाजाही हो सके और दूसरे गांव से संपर्क हो सके, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए वो दूसरे गांव से संपर्क कर सकें। तो रतगांव को जोड़ने वाला जो पुल था वो बह गया बादल फटने के बाद। वैकल्पिक मार्ग की तलाश में है लोग कि उनको कोई ऐसा मार्ग मिले जहां से वो आवाजाही कर सके। तो ब्रह्मताल में बादल फटने से काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा। ब्रिज लगवा रहे हैं, रास्ते में है वैली ब्रिज, रुद्रप्रयाग से मंगवा रहे हैं, 2 वैली ब्रिज हम नरेंद्र नगर से मंगवा रहे हैं। तो कल तक पहुंच जाएगा वैली ब्रिज, उसके बाद हम लोग काम शुरू कर 15 दिन लग जाएगा। तब तक कर रहे हैं, अभी जेसीबी लगा करके पानी डाइवर्ट करके आप देख ही रहे हैं। यहाँ तो जेसीबी हम लोगों ने दिया है गाँव वालों को। दिनेशपुर पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है जिसमें तेज आवाज में गाड़ी चलाने वाले बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा साइलेंसर मॉडिफाइड करने वाले दुकानदारों की भी चेकिंग की जा रही है। बता दें कि दिनेशपुर पुलिस ने शहर में वाहनों की जांच की और फिर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई कर वाहन भी सीज कर लिए। वहीं एसआई संतोष उपेंद्री ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शोर मचाने वाले के अलावा बाइक चलाने वाले नाबालिग बच्चों को भी रोका गया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी काटे गए।
ये अभियान चल रहा है हमारा रेट्रो साइलेंसर जो है नॉइस जो ज़्यादा मचाते हैं उनके लिए, और नाबालिगों द्वारा जो वाहन चलाए जा रहे हैं उनके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है हमारे यहाँ। तो अभिभावकों से तो हम अनुरोध भी करते हैं, हमेशा जागरूक करते आइए। उत्तराखंड पुलिस की आप बच्चों को वाहन ना दें और रोड पर चलते हैं तो नियमों का ध्यान रखें। तो इसी तरह एक अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत हम रेट्रो साइलेंसर और नाबालिगों को जो वाहन चला रहे हैं उसको देख रहे हैं कि उन पर कार्रवाई। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पालिका कार्यालय के हर कक्ष में जाकर पंजिकाओं व अभिलेखों के रखरखाव को लेकर जानकारी ली। कहा कि पालिका में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्य संतोषजनक है और आरटीआई को सकारात्मक तौर पर लेना होगा। जहां पालिका दफ्तर में पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी व अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने भट्ट को जानकारी दी और बताया कि जिला विकास प्राधिकरण के लागू होने के बाद पालिका को सालाना 40 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। वहीं वित्त आयोग की किश्त समय पर नहीं मिल रही है और पालिका साल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो अनुरोध पत्र आते हैं और अपीलें आती हैं उनका निस्तारण सही तरीके से और समयबद्ध तरीके से किया जाए। और ये बड़ी हर्ष का विषय है कि अल्मोड़ा नगर पालिका में कोई ऐसा विषय नहीं है कि सूचना अधिकार के अंतर्गत जो अनुरोध पत्र हैं उनको लिंगर ऑन किया गया है। और बड़ा अच्छा मुझे ये लगा कि सेकंड अपील में यहाँ के आवेदन नहीं है। हल्द्वानी पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीदानंद महाराज ने भारत में हो रही लगातार जनसंख्या वृद्धि में चिंता जाहिर करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। महामंडलेश्वर यतीदानंद ने कहा कि आज भारत की आबादी दुनिया की आबादी की 24% है, जबकि देश के पास केवल 2% प्राकृतिक स्रोत हैं। ऐसे में यदि जल्द जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में देश में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। यही नहीं, महामंडलेश्वर यतीदानंद ने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड में केवल धर्म की आड़ पर भूमि पर ही लैंड जिहाद नहीं हो रहा है, बल्कि कई अन्य प्रकार के भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसलिए सरकार को अब कठोरता से इन विषयों पर निर्णय लेने होंगे। देखिए, हम दुनिया की लगभग 23 या 24% आबादी हो चुके हैं और दुनिया के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे पास केवल 2% हैं। आदमी को उठने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए जगह चाहिए। आज हम चीन से भी आगे हो गए हैं, जबकि चीन के पास हमसे 3 गुना ज्यादा भूभाग है। तो 2% संसाधन में इतनी जनसंख्या को जो सुख सुविधा, ऐशो आराम, विकास दिया जाना चाहिए। केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चर संचालन के बारे में सचिव पशुपालन बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि यात्रा में घोड़े का संचालन केवल दिन में ही किया जाएगा और केवल एक ही ट्रिप घोड़े से पूरे दिन में की जाएगी। साथ ही बताया गया कि यात्रा के दौरान घोड़े को कितना वजन लेकर जाना है, इसके लिए भी हाईकोर्ट में चर्चा हुई है। जहां यात्रा मार्ग में लगभग 4 अस्पताल खोले जाएंगे, जिसमें 2 टेम्परेरी अस्पताल और 2 अस्थायी अस्पताल शामिल होंगे। साथ ही अगर अस्वस्थ घोड़ा यात्रा के दौरान संचालक लेकर जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ में एवं अन्य यात्रा मार्ग पर जो घोड़ा संचालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में अजय गौतम जी एवं गौरी मौलिक जी ने एक पीएल डाला है। इसके संबंध में तमाम निर्देश अभी हाल में दिए गए हैं, गुरुवार में दिए गए हैं। उसमें मुख्यतः ये है कि यात्रा का संचालन सिर्फ दिन में ही किया जाएगा और रात को नहीं की जाएगी। और घोड़ा हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।